हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड। ओके, कुछ वर्ड्स हैं जो इटैलिसाइज किए हैं इन्होंने। द गॉल ब्लैडर सिक्रीट्स बाइल जूस विच स्टोर्ड इन द लीवर। गॉल ब्लैडर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, स्टोर होता है वो लीवर में। आई थिंक गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना, मेरे ख्याल से गॉल ब्लैडर होना चाहिए यहां पे। ठीक है, बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब मोर इजीली। ओके, इनमें तो कोई इटैलिसाइज्ड है ही नहीं, फैट को है ना। हाँ, सही है, सही है। द डाइजेस्टिव जूसेस देन एक्ट ऑन दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म सिंपलर कंपाउंड्स। डाइजेस्टिव जूस एक्ट करता है किस पे, टाइनी ड्रॉपलेट्स पे, और फॉर्म सिंपल कंपाउंड्स नोन एज एमाइनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और वो उस फैट को एमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं। देखो भैया, यहाँ पे एमाइनो एसिड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आता है फैटी एसिड, क्योंकि फैट जो है वो फैटी एसिड में टूटता है, प्रोटीन टूटता है एमाइनो एसिड में, तो है ना। तो यहां गलत है, देखो। तो देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ओके, क्या है, देखो, द पोजीशन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड लिवर शुड बी इंटरचेंज। गॉल ब्लैडर और लिवर की पोजीशन जो है वो चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। गॉल ब्लैडर में तो स्टोर होता है और लीवर में बनता है, तो ये इंटरचेंज होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एमिनो एसिड शुड बी रिप्लेस्ड विद फैटी एसिड, बिल्कुल ठीक है। एमिनो एसिड जो है वो रिप्लेस होना चाहिए फैटी एसिड से। फैट शुड बी रिप्लेस्ड विद स्टार्च। फैट जो है वो स्टार्च से रिप्लेस होना चाहिए। क्यों भाई, फैट तो यहां पर सही है, फैट तो यहां पर करेक्ट है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका? थर्ड, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। फैट यहां पर बिल्कुल ठीक है, फैट को ही तोड़ता है वो। ग्लिसरॉल शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एज अ करेक्टली मेंशन्ड। ग्लिसरॉल जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रियंका took a de-starched potted plant and the set up an experiment as shown in figure। ठीक है, she left the plant in sunlight for a few hours and tested the leaves X and Y for starch। ठीक है, leaf X did not give starch test with the leaf Y should presence the starch। ठीक है, अब देखो क्या किया उन्होंने, डी-स्टार्च्ड प्लांट लिया, यानी कि 2 से 3 दिन तक क्या किया जाता है, प्लांट को अंधेरे में रखा जाता है। तो प्लांट में जितना भी स्टार्च है वो सारा क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है। उसके बाद उस प्लांट को क्या किया जाएगा, यहां पर देखो एक लीफ ली, उस एक लीफ के अंदर उन्होंने यहाँ बीकर लिया, बीकर के साथ में वो लीफ डाली, और ग्लास जो है उसका फ्लास्क लिया, यानी बीकर तो नहीं फ्लास्क है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी KOH जो है वो लिया, और दूसरी जो वाई लीफ है उसको ऐसे ही एनवायरनमेंट पे खुला छोड़ रखा है इन्होंने, है ना। तो ये कहता है कि वाई जो है वो दिखाती है कि इसमें स्टार्च है, ठीक है, और जो एक्स जो है वो दिखाता है कि भैया इसमें स्टार्च नहीं है। क्या है? स्टार्च नहीं है, और यहां स्टार्च है ना यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, सुनो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अपने आसपास एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो सारी की सारी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की खास बात क्या है कि जो फ्लास्क के अंदर क्या है, ये CO2 होगी, वो सारी की सारी CO2 कहां चली जाएगी, KOH के पास चली जाएगी। लेकिन यहां क्या है, देखो जो लीफ वाई है वो एनवायरनमेंट में खुली है, इसीलिए यहां पर उसके पास में CO2 की अवेलेबिलिटी बहुत सारी है, तो वो CO2 ले सकती है। और एक बात बताता हूं, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 जो है वो यूज आती है ग्लूकोज बनाने के, और ग्लूकोज जो है वो आगे स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो इस कारण से क्या होगा, आप देखोगे कि इसके अंदर तो, इस लीफ के अंदर तो CO2 की कोई अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो इस कारण से यहां सनलाइट में आने के बावजूद भी यहां पर स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च टेस्ट क्या होता है, देखो, अगर मैं स्टार्च जो है अगर है और मैं उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो वो क्या करता है, ब्लू ब्राउन कलर देता है, या ब्लू ब्लैक भी लिखा हुआ आता है कई बार, ठीक है ना। तो मैं ब्लू ब्लैक भी लिख देता हूं, ब्लू ब्लैक कलर जो है वो देता है। तो अब यहां पर ब्लू ब्लैक कलर जो है वो आएगा, और लेकिन इस लीफ के अंदर नहीं आएगा। तो देखते हैं अब इसके ऑप्शन क्या है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि लीव्स जो है वो एक्स और वाई के अंदर हमें ये देखना है कि स्टार्च जो है उसकी प्रेजेंस और जो एब्सेंस है उसके कारण क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो सही बैठता है और क्या नहीं बैठेगा। ठीक है, व्हाट इज प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका क्लोरोफिल से कोई लेना देना नहीं है, यहां तो हम CO2 से लेना देना देख रहे हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मेरे ख्याल से तो सेकंड आंसर सही होना चाहिए। सनलाइट इज नेसेसरी, सनलाइट तो दोनों को ही मिल रही है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का यहाँ पे तो कोई रोल मुझे दिख ही नहीं रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बी। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओके, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड के अंदर आपको क्या दे रखा है, कॉलम फर्स्ट में आपको प्लांट्स दे रखे हैं और कॉलम सेकंड में उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा प्लांट कौन सा एग्जांपल के साथ मैच करता है। पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट है, टोटल पैरासाइट प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है और सिम्बायोसिस प्लांट है और सैप्रोट्रोफ जो है वो है। अब कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पार्शियल पैरासाइट प्लांट है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर देखो कॉलम क्या कहता है, पार्शियल पैरासाइट प्लांट जो है उसका एग्जांपल देखो, निपेंथस, रेफ्लिशिया, मिसल्टो, राइजोबियम और स्यूडोमोनास। तो पार्शियल पैरासाइट प्लांट जो है वो मिसल्टो होता है। ठीक है ना, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये ट्रीज के ब्रांचेस के ऊपर भी ग्रो करता है। ठीक है ना, तो ए का हो गया थर्ड। ठीक है, ए का हो गया थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में ए का थर्ड कहां है, बी और डी में है। ओके, फिर देख लेते हैं। उसके बाद में टोटल पैरासिटिक प्लांट, टोटल पैरासिटिक प्लांट जो है वो क्या है, रेफ्लिशिया है। क्या है, रेफ्लिशिया है। तो ए का थर्ड है, बी का होगा सेकंड। ठीक है, बी का सेकंड, मुझे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। फिर भी हम पूरा कॉलम मैच करेंगे। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि वो प्लांट जो इंसेक्ट्स जो है उनको खाते हैं, हालांकि वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन वो अपनी नाइट्रोजन के कंटेंट के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स का अपर यानी जो एक्सटर्नल जो एक्सोस्केलेटन कहते हैं उसको, जो काइटिन का बना होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होगा, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, उसके साथ साथ में फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं दे आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो है निपेंथस। ठीक है ना, इसको पिचर प्लांट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस के लिए कौन आता है, राइजोबियम आता है। ये राइजोबियम जो है वो कहां मिलेगा, ये राइजोबियम हमें मिलेगा रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स में, रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स में। ठीक है ना, और कहां मिलेगा, और क्या करेगा, ये करेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा ये। उसके बाद सैप्रोट्रॉफ यानी कि सड़ी गली चीजों को खाने वाला कौन होता है, स्यूडोमोनास। पूरा नाम होता है स्यूडोमोनास प्यूडिका, यानी ई का फिफ्थ, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। ठीक है, वेन डायग्राम को देखो और एक्स को आइडेंटिफाई करो। इट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कोई प्लांट है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी रखता है, और इट इज ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साथ में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखता है। ठीक है, तो ये हो गया, हिबिस्कस नहीं हो सकता। ब्रेड मोल्ड ये तो फंगस है, ये तो कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक है। कस्क्यूटा ये तो पैरासाइट प्लांट है, तो बचेगा कौन, डायोनिया। क्या होता है, डायोनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, देखो रूमिनेंट आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, मोस्टली कैटल्स जो होते हैं जो गोबर निकालते हैं, वो सारे रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले जो होते हैं। ठीक है ना, दे आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ओके, ठीक है, सही बात है। रूमिनेंट कंटेन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स इन देयर स्टमक व्हिच असिस्ट द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। बिल्कुल ठीक है, रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके पास में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया के कारण क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली सच बात है ये, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो होता है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। और जो मिथेनोजेंस होते हैं वो कहां मिलते हैं, वो मिलते हैं इन रुमेन, रुमेन ऑफ कैटल, रुमेन ऑफ कैटल। अब ये रुमेन क्या है सर, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक। यहां वो मिलते हैं, जैसे मान लो ये स्टमक है, स्टमक का जो ये पार्ट होता है इस वाले पोर्शन में, इसको बोलते हैं रुमेन। ठीक है ना,
तो यहाँ वो मिलते हैं। अब ऊपर से जैसे ही सेलुलोजिक कंटेंट आएगा, यानी वो प्लांट्स खाएंगे, प्लांट्स में सेलुलोज होते हैं, तो वो यहाँ पर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। हालांकि वो है इसीलिए सेलुलोज डाइजेस्ट हो रहा है, अदरवाइज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स के अंदर कुछ विशेष एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट है। दोनों ही सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखो, रेफर टू द गिवन diagram for stomach of a ruminant mammal with parts of label P, Q, R and S and select the correct option। ठीक है, P, Q, R और S दे रखा है। ठीक है, the parts labeled as a P, Q, R and S are called reticulum, rumen, abomasum and the omasum respectively। नहीं, ये तो wrong है, ये तो सारे के सारे wrong है। तो आगे पीछे कर दिए इन्होंने नाम सारे, है ना, तो that is wrong। The part labeled as a Q is a true stomach। जो Q है वो true stomach है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो सही दिख रहा है मुझे। Food is completely digested in chambers P and R। P और R जो है उसके अंदर फूड के जो ये जो चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। नहीं, यहाँ तो फर्मेंट होता है, यहाँ तो फर्मेंटेशन होता है। और R जो है वहां पर तो क्या होता है, आउटर ऑब्जेक्ट्स जमा रहते हैं। तो नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स प्लेस इन पी, एस एंड आर। पी, एस और आर के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। नहीं भैया, क्यू में होता है। यहाँ ट्रू स्टमक दिखा रखा है ना, उसमें तो वहीं सेलुलोज का डाइजेशन होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? देखो, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय द च्यूइंग एंड द चर्निंग। यानी केमिकल डाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व है ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी फूड को तोड़ना, च्यूइंग यानी चबाना, एंड चर्निंग यानी पीसना। नहीं, दैट इज अ मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज में आते हैं ना। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? देखो, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज अ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स सच एज ग्लूकोज बाय एंजाइमेटिक एक्शन। ये होता है केमिकल डाइजेशन, यानी कि उन्होंने इंटरचेंज कर दिया इस चीज को। तो ये तो दोनों ही रॉन्ग हो गए, है ना। तो दोनों रॉन्ग है, तो कहां है, किस जगह पर होंगे? देखो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज द एक्स हेयर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? ठीक है, एक्स क्या दिखाई दे रहा है भैया? एक्स तो मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है ना। इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है? स्टमक। नहीं। सी क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नहीं है भैया, अपेंडिक्स तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। रेक्टम, रेक्टम तो यहां नीचे की तरफ दिखाना चाहिए था अगर दिखाता तो। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी, क्यू, आर एंड एस। ठीक है, इट इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट। ठीक है, इफ इट इज यस देन इट ग्रो इन वाटर डेफिशिएंट सॉइल। इफ इट इज नो इट ग्रोज इन अदर प्लांट एज अ होस्ट, यानी पैरासाइट प्लांट है। इफ इट इज यस देन इट इज पी। ओके, it grows in water deficient soil. If it is yes then it is Q, and it is no then it grows in a nitrogen deficient soil. Then it is yes then it is R, and if it is no that grow in water logged soil, यानी बहुत ज्यादा पानी है उसके अंदर, वहां उगता है। It is yes then it is S। अब आपने को देखना है हमें कि यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो प्लांट P जो है वो एज अ क्या है? प्लांट ग्रोज ऑन अदर प्लांट होस्ट, यानी होस्ट के ऊपर ग्रो करेगा। द प्लांट पी कुड बी निपेंथस, डायोनिया एंड सनड्यू। नहीं भैया देखो, निपेंथस नहीं हो सकता, वो पैरासाइट प्लांट नहीं है। ठीक है ना, तो पहला तो गया। प्लांट क्यू पॉजेस ब्रॉड लीव्स। प्लांट क्यू जो है वो वाटर डेफिशिएंट सॉइल में है, तो ब्रॉड लीफ तो रख ही नहीं सकता। वैसे ही उसकी वाटर डेफिशिएंसी है तो उसकी लीव्स वैसे बहुत पतली पतली या सुई के जैसी होंगी, या फिर लीव्स जो है वो कांटों में बदल चुकी होती हैं।
तो ये भी गलत है, क्योंकि जो वाटर डेफिशिएंसी में उगते हैं वो प्लांट कभी भी बड़ी पत्तियां नहीं रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में जाएगा तो आर है, प्लांट आर प्रोसेस अ स्पेशल लीफ मॉडिफिकेशंस टू कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये लीव्स जो होती है ना, मैं अभी बता देता हूं कि वो जो छोटा सा लीफ के जैसी स्ट्रक्चर होती है जो इंसेक्ट्स को पकड़ने का काम करती है, वो एक्चुअली लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, बटरफ्लाइज सक द नेक्टर बाय यूजिंग देयर कॉइल्ड माउथ पार्ट्स, इट इज कॉल्ड डैश। ओके, सेकंड देखिए, अमीबा इनगल्फ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय सराउंडिंग विद इट। अमीबा कैसे होता है, टाइनी पार्टिकल्स जो है वो रखता है, कैसे, स्यूडोपोडिया रखता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, उसके बाद रैबिट्स एंड स्क्विरल्स ईट देयर फूड बाय, क्या है, सील या स्क्रैपिंग, च्यूइंग, ठीक है। उसके बाद इट्स डैश इज द प्रोसेस बाय विच सम एक्वेटिक एनिमल्स फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है। यानी कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को जो सस्पेंडेड रहते हैं वाटर के अंदर। तो हमें ये बताना है कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो क्या है और इनके रिगार्डिंग आपको सही ऑप्शन देखना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे पहले, फिर उसके बाद में हम देख लेंगे कि क्या है। बटरफ्लाइज सक द नेक्टर बाय यूजिंग देयर कॉइल्ड माउथ पार्ट इज कॉल्ड, यहाँ नीचे कुछ है क्या, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को ना फिल कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग नीचे देख लेंगे, ठीक है ना। बटरफ्लाइज सक द नेक्टर बाय यूजिंग देयर कॉइल्ड माउथ पार्ट इज कॉल्ड, ये होता है प्रोबोसिक्स, प्रोबोसिक्स है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, यानी सूंड के जैसी कोई चीज होती है, स्ट्रॉ होता है ना वैसी होती है। अमीबा engulf tiny particles by food surrounding with their pseudopodia। pseudopodia भी कहीं ऑप्शन में है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। रैबिट्स एंड स्क्वेरल्स ईट देयर फूड बाय नोइंग होता है, यानी मतलब अपने आगे पहने दांतों से किसी चीज को कुतरना, है ना, उसको नोइंग बोलते हैं, नोइंग, ठीक है। एंड डैश द प्रोसेस बाय विच कुछ एनिमल्स होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स को लेते हैं, उनको बोलते हैं फिल्टर फीडर, ठीक है ना, फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडिंग हो गया। तो अब देखते हैं क्या पहला प्रोबोसिक्स है, हाँ ओके, क्या तीसरा स्क्रैपिंग है, तीसरा नोइंग है, नहीं ये तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, क्या सेकंड सीलिया है, नहीं सेकंड में तो स्यूडोपोडिया है। फोर्थ नोइंग है, फोर्थ नोइंग हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर पे नोइंग है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे फिल्टर फीडिंग है, हाँ ठीक है, ये सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। और लास्ट में देखो स्यूडोपोडिया और टेंटिकल्स, टेंटिकल्स तो है ही नहीं कहीं पे, तो वैसे रॉन्ग हो गया, है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। ओके, पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप अ स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हॉस्टेरिया, यानी पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं वो डेवलप करते हैं स्पेशल रूट को जिसको हम बोलते हैं हॉस्टेरिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सकिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन को सक करने का काम करती है, ठीक है। Egestion is the process of utilizing the absorbed nutrients to produce energy for various body functions। क्या egestion जो होता है वो ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें हम खाया हुआ फूड जो है वो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन ये egestion तो नहीं होता, egestion तो वेस्ट मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना होता है। ये तो जो डेफिनेशन दे रखी है ये तो एसिमिलेशन की डेफिनेशन है ना, तो सेकंड तो रॉन्ग है भाई, सेकंड गलत है, पहला ठीक है। Saprotrophs get their nutrition from dead and decaying organic matter, third is also correct। तो सेकंड तो मेरे ख्याल से सिर्फ सेकंड गलत है, तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा खाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रिला sodium bicarbonate is added in water and experimental setup, what would happen if all other conditions are favorable। हमने वो हाइड्रिला वाला एक्सपेरिमेंट जो किया था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने साथ में पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया है। अब क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर पता है क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपने दे दी, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन
सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां डालने पर हमने CO2 कंटेंट दी है, उसको CO2 कंटेंट दिया तो शायद उसके अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का इवॉल्व जो है वो भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व डिक्रीजेस, नहीं यार डिक्रीज तो नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, एज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा देखो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व डिक्रीजेस, फिर से डिक्रीज, एज अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, नो। amount of oxygen evolved increases as the availability of carbon dioxide is increase, ऑप्शन थर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। amount of oxygen evolved increases as the carbon dioxide water is absorbed by the sodium bicarbonate, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 13 देखिए, क्रॉप्स रिक्वायर नाइट्रोजन टू सिंथेसिस देयर प्रोटीन्स, क्रॉप्स में भी प्रोटीन्स बनती है ना, दाल के पौधे जो होते हैं है ना, सारे के सारे पल्सेस जो होते हैं उनमें प्रोटीन रिच कंटेंट होता है सारा का सारा। द बैक्टीरियम राइजोबियम हेल्प्स सम द क्रॉप्स टू गेट नाइट्रोजन, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं यानी जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी रूट्स के अंदर मिलता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेकर के क्या देता है, प्लांट्स को देता है, और प्लांट उसी नाइट्रोजन का यूज करके क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और वही प्रोटीन फिर हम दाल के फॉर्म में खा लेते हैं, ठीक है ना। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म दैट प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ठीक है। ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसे सॉल्युबल फॉर्म में जिसको प्लांट बहुत इजीली ले सकते हैं, दैट इज करेक्ट। इट कैन मेक इट्स ओन फूड, बैक्टीरिया है यार, साइनोबैक्टीरिया थोड़ी है जो अपना फूड खुद बनाएगा, गलत है सेकंड वाला। फिर देखते हैं, इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस, बिल्कुल ठीक है। प्लांट्स लाइक अ ग्राम यानी चना, पी, मूंग एक्सेट्रा, बिल्कुल ठीक है। राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन इज अ वे ऑफ द रिप्लेनिशिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो सेकंड ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रेफर टू द गिवन टेबल, ओके। आपको फूड मटेरियल दे रखा है, प्लेस ऑफ डाइजेशन दे रखा है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे रखे हैं। आपको स्टार्च जो जहां डाइजेस्ट होता है वो बताना है, सलाइवरी एमाइलेज ये काम करेगा। फिर प्रोटीन प्लेस ऑफ डाइजेशन है इसका स्टमक, और कौन सा एंजाइम काम करेगा वो बताना है। फैट प्लेस ऑफ डाइजेशन बताना है आर, और लाइपेज एंजाइम इस पर काम करेगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्टली आइडेंटिफाई पी, क्यू एंड आर। अब सलाइवरी एमाइलेज है तो भैया सलाइवा में निकलेगा, तो माउथ हो जाएगा या बकल कैविटी हो जाएगी इसका एग्जांपल, तो मेरे ख्याल से पहला तो होना चाहिए माउथ, लेकिन ये तो 3 में दे रखा है, ठीक है। और देखते हैं, जो प्रोटीन है वो स्टमक में डाइजेस्ट होती है और वहां पर पेप्सिन एंजाइम आता है। अब है ना, पेप्सिन एंजाइम फर्स्ट में है और थर्ड में है, ठीक है। तो थर्ड वाला तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि इसने फर्स्ट में स्टमक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बैठेगा, ठीक है ना। ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। इसने दे दिया ना स्टमक है तो यहाँ पे पेप्सिन ही आएगा। फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और लाइपेज काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, द स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस आर लिस्टेड बिलो इन अ रैंडम ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद water and some salts from undigested food are absorbed. Food is liquefied, breakdown of proteins begins, ठीक है। Food is moistured, breakdown of starch begins. Protein, carbohydrate and fat breakdown nutrients are majorly absorbed into the blood stream, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला हमें देखना है कि select the option gives to the correct order of these events as a food passes through the human digestive tract, okay। हमें देखे तो सबसे पहले जो है वो स्टार्च का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है कहां, बकल कैविटी से, तो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये सबसे पहले आना चाहिए, यानी ये रहा तीसरा सबसे पहले, एक में ही है। चलो फिर देखते हैं आगे, फूड इज लिक्विफाइड, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स बिगन, बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी होना चाहिए यहाँ पे, थर्ड के बाद सेकंड है। फिर उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर जब वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो सॉल्ट और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर उसके बाद में फर्स्ट आ जाएगा, तो थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है ना। उसके बाद अचीवर सेक्शंस के अंदर देखिए डायरेक्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए। रेफर टू द गिवन डायग्राम शोइंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
एक्स जो है वो एनस है, वाई जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है और जेड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये एनस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है इसके लिए, विच ऑफ द लेबल स्ट्रक्चर रिमूव मोस्ट वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि इनमें से किस जगह पर हम क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर रिमूव करते हैं, मतलब वाटर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये तो भैया लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाई में होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन जेड, जेड में फूड जो है, जो भी डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है, वो एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू द स्ट्रक्चर वाई, पास्ड आउट, द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू द स्ट्रक्चर वाई, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो वाई से होकर के आगे जाता है। ठीक है, एक्स इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्स जो है वो ओपनिंग है या एंड है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बिल्कुल ठीक है, ये तो एनस है, तो ऑल ऑफ दीज फोर्थ, यानी कि सारे के सारे ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द एक्वाटिक प्लांट सच एज अ एरोडिया। ठीक है, एलोडिया जैसे प्लांट्स के ऊपर आपको देखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर जो है वो एक बार के लिए जब बढ़ेगा ना, तो एक बार फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन एक लिमिट आने के बाद में जो फोटोसिंथेसिस है वो रैपिडली डिक्रीज होता है। तो पहले तो डिक्रीज नहीं होगा, पहले तो इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो पहले वो इंक्रीज होता है फिर वो रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, the given diagram shows a de-starched variegated leaf partially covered by the black paper. This plant is placed in a bright light for the several hours. ठीक है, ये ब्लैक पेपर दे रखा है, यहाँ पर ग्रीन एरिया दे रखा है और यहाँ पर ये व्हाइट एरिया दे रखा है। ये वेरीगेटेड लीफी ऐसी होती है जहां पर क्या होता है, हर जगह पर जो ग्रीन स्ट्रक्चर है या फिर क्लोरोप्लास्ट है उनकी ग्रीनरी जो है वो सेम नहीं होती है, कहीं कहीं पर लाइट कलर होता है, कहीं कहीं पर डार्क होता है। ओके ना, फॉर discuss are then cut from the leaf at the position shown and the tested for the starch, which discs do or does not contain a starch। तो देखो भैया एक बात बताता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ दे रखा है, तो कहाँ स्टार्च नहीं मिलेगा भैया। अब जब हम ब्लैक पेपर से इसको ढक ही चुके हैं, सीधी सी बात है, तो हम उसको लाइट दी नहीं, तो स्टार्च कैसे बनेगा इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो है इसके ऊपर स्टार्च नहीं बनेगा, और फर्स्ट में भी स्टार्च जो है वो कम बनेगा, हालांकि बनेगा तो सही लेकिन कम बनेगा क्योंकि लाइट कलर है ना बहुत। ठीक है, तो इसको मान सकते हैं कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इन तीनों जगहों पर नहीं बनेगा, सेकंड वाला जो ग्रीन पार्ट है वहां बनेगा। अब अगर ये दे देता ना, यहाँ पे व्हाइट एरिया दिया है, अगर इसको लाइट ग्रीन कर देता तो फिर भी हम मान सकते थे कि हाँ ये ना बनेगा, लेकिन एकदम व्हाइट दे दिया तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर फिर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेफर टू द गिवन ग्राफ विच शोज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर एंजाइम्स एक्स, वाई एंड जेड। ओके, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, एक्स पीएच जो है, रेट ऑफ रिएक्शन में एक्स एंजाइम है, वाई है और जेड है, यानी कि एक्स एंजाइम जो है वो 2 पीएच पे काम करेगा और वाई और जेड जो है वो 6 से लेके 8 पीएच के बीच में काम करते हैं सबसे ज्यादा। ओके, which of the following are the possible locations of the alimentary canal of a man where 3 enzymes can be found। ठीक है, एक्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वाई माउथ है और जेड स्टमक है। मेरे को दिख रहा है जब इतना कम पीएच है तो HCl है, HCl है, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर स्टमक हो जाएगा, इसके अलावा तो और क्या होगा। एक्स माउथ है, वाई स्टमक है और जेड स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, सी जो है वो स्टमक हो जाएगा, एक्स हो सकता है, वाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, ठीक है, और जेड जो है वो माउथ हो सकता है, लेकिन उतना भी नहीं है। आपको पता है माउथ जो होता है ना उसके अंदर जो पीएच होती है ना वो कंपैरेटिवली कम होती है। जेड स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है और वाई जो है वो बकल कैविटी हो सकती है। तो यहाँ पर एक्स जो है वो स्टमक है, ओके, वाई जो है
वो इंटेस्टाइन नहीं, सॉरी माउथ है, वो माउथ है, ठीक है, यहाँ है ये माउथ, और जेड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। बिल्कुल ठीक है, ये एकदम सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज मोस्ट करेक्ट। ठीक है, बस 20 क्वेश्चंस थे, खत्म हो गए। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पेपर और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।